हेलो एवरीबॉडी। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो हम यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो एलिमेंट्स मिलते हैं, आपको पता है कि 118 टाइप के एलिमेंट्स टोटल आपके पास में हैं। चारों तरफ आप जो भी चीज देखते हो, या तो वो मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है या दोनों का मिक्सचर है, जिसको अलॉय बोलते हैं। ठीक है। तो अब किस तरीके से किस बेस पे मेटल को, किस बेस पे नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करते हैं, वही हम देखेंगे। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो भी आपने पीरियोडिक टेबल जो देखी होगी, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो या तो एलिमेंट या तो मेटल होगा, या फिर वो आपका नॉन मेटल होगा या मेटलॉइड होगा। अब आप बोलोगे कि ये नॉन मेटल तो सुना है, मेटल भी सुना है, ये मेटलॉइड क्या होता है? तो जो कोई ऐसा एलिमेंट जो थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज मेटल जैसी, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसी रखता है, उनको हम मेटलॉइड बोलते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो हम इस पूरे के पूरे लेक्चर में मेटल और नॉन मेटल के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले हम मेटल को क्लासिफाई करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो किसी भी चीज को आप देख के कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है? तो सबसे पहले उसको हम फिजिकली देखेंगे, राइट? फिजिकली देखेंगे, उसको देखेंगे आंखों से, हाथ से छुएंगे। तो हम कैसे पता करेंगे कि मेटल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो मेटल्स जो होते हैं ना, उनकी एक खास बात होती है कि मैलिएबल होते हैं। देखो, मैलिएबिलिटी होती है, एक डक्टिलिटी होती है। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप पीटोगे तो वो एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाए, उसको उसकी मैलिएबिलिटी होना। इस कोई भी चीज शीट में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब है कि वो एक मैलिएबल चीज है। और अगर वो थिन वायर में कन्वर्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, एक डक्टाइल है। ठीक है, डक्टाइल चीज है। तो जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल भी होते हैं, उनके अंदर मैलिएबिलिटी भी होती है और डक्टिलिटी भी होती है। तो डक्टिलिटी मैंने समझाया कि थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए। जितने भी मेटल्स होते हैं उनको आप खींचोगे तो वो एक थिन वायर में कन्वर्ट होने की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर रखते हैं। तो मैलिएबिलिटी मैंने आपको समझाया कि किसी भी चीज का थिन वायर या थिन शीट में कन्वर्ट हो जाना, और डक्टिलिटी मतलब थिन वायर में कन्वर्ट हो जाना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मेटल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मेटल की ये ऊपर ऊपर की मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया है। लेट्स मूव फर्दर। अगर मैं आपसे और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? तो देखो, हीट जो होता है ना, वो क्या होता है, आप बोल सकते हो किसी भी टेम्परेचर का ट्रांसफर होना, इसको ही बोलते हैं हीट का ट्रांसफर होना। कंडक्टर का मतलब क्या है कि वो इजीली कंडक्ट करे चीजों को। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में हेल्प करता है, इजीली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं मेटल्स के अंदर, इसलिए ही उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है। नॉन मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उनके अंदर हीट इजीली फ्लो कर पाती है। जैसे आपने ये एक मेटल है मान लेते हैं, और अगर आपने इसको इस एंड से अगर पकड़ रखा है और यहाँ से इसको गर्म करते हो, तो जो हीट है वो यहाँ से ट्रांसफर होकर इस एंड पे पहुंच जाएगी। क्योंकि ये क्या होगा, ये मेटल होगा तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, ये हीट को फैला देगा। और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो अगर ये लोहे की, अगर आपके पास में मान लो लोहे की नेल है, कील है, तो आप जब उसको किसी भी वायर से टच करोगे तो आपको करंट लगेगा। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जितने भी नॉन मेटल है उनको एक इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं। जो भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाली जितनी भी चीज आती है, उसके अंदर जो हैंडल होता है वो नॉन मेटल से ही बनाया जाता है। लेट्स मूव फर्दर। दो जो आपका जो मेटल होता है वो लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब चमकीला होता है। उसकी जो सरफेस होती है वो चमकती है। आप बोलोगे कि क्या सारे के सारे ही चमकीले होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ जो एक्सेप्शन होते हैं वो भी हम इसमें देखने वाले हैं, लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ये लस्ट्रस होते हैं। लेट्स मूव फर्दर। लस्ट्रस जैसे गोल्ड हो गया, एक मेटल है, चांदी हो गई, लोहा भी चमकता है। तो जितने भी मेटल होते हैं ना, वो बेसिकली इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी यही होती है कि वो शाइन करते हैं। ओके। हार्ड होते हैं, मतलब हार्ड का मतलब है कि उनको अगर आप लेके पीटोगे तो वो नहीं, इजीली ब्रेक नहीं होंगे। ओके। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो रूम टेम्परेचर पे आप मेटल को देखोगे तो वो आपको हमेशा किस में मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वही एक्सेप्शन एग्जाम में आते हैं। दोज एक्सेप्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट स्लाइड्स। तो ये आपको याद रखना है। हाई बॉइलिंग और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मेटल को आप लोगे, तो अगर उसको आप पिघलाना चाहोगे या फिर उसको आप बॉईल करना चाहोगे, तो उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मेटल की। तो ये आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं मेटल की केमिकल से रिएक्शन कराऊं तो किस तरीके से बिहेव करता है। तो सबसे पहले मेटल एंड ऑक्सीजन। कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो देखो यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन करके बताता हूँ सबसे पहले मेटल की ऑक्सीजन के साथ में। अगर मैं यहाँ पे आपका कोई भी मैग्नीशियम ले लेता हूँ, ठीक है, मैग्नीशियम एक कॉमन मेटल ले सकते हो। मैग्नीशियम को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर, इतनी बात आपको समझनी है। तो यहाँ पे आपका Mg ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, देन इट विल बी MgO। मतलब कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि मेटल और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। लेट्स मूव फर्दर। अगर मैं किसी भी मेटल को, जैसे सोडियम भी एक मेटल है, मेटल को अगर वाटर के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ, जैसे मैंने Na को इसके साथ में H2O के साथ में रिएक्शन करवाया, ये आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट में कि जब सोडियम को हम पानी में डालते हैं तो आग निकलती है। बेसिकली आग नहीं निकलती, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और इतनी स्पीड से होती है कि वो एक फायर की फॉर्म में हमें दिखाई देती है। तो जब किसी भी मेटल को अगर H2O के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आप बोलोगे कि तो फिर तो किसी भी मेटल के अंदर आप पानी नहीं रख सकते क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन गैस सोडियम के साथ में बड़ी तेजी से रिलीज होती है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लोजन आपको देखने को मिलता है। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, प्लस में H2। अगर आपको रिएक्शन कैसे हो रही है ये देखना है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप क्लिक कर सकते हो। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसको जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे देख सकते हो। तो आपको उसको समझना है डिटेल में, ओके। अब नेक्स्ट अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ मेटल की, किसी भी मेटल की, अगर मैं यहाँ पे सोडियम दोबारा ले लूँ, एसिड के साथ में रिएक्शन। अच्छा, एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे Na का, अगर मैं यहाँ पे HCl के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ तो आपको पता है कि ये जो होता है वो प्लस की तरह कंसिडर और ये माइनस की तरह कंसिडर, मतलब क्लोरीन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव की तरह कंसिडर किया जाता है। और सोडियम जो होता है वो मेटल होता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब पॉजिटिव उसके ऊपर आयन होता है। तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब NaCl की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्ट बनेगा NaCl, प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी रिलीज होगी। अगर ऑक्सीजन से करेगा तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग होता है वो यही होता है कि क्योंकि आप अनुमान नहीं लगा सकते, सोच नहीं पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते कि मेटल अगर किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा वो तो इजीली हो जाता है, लेकिन वाटर के साथ में हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब आप बात करेंगे नॉन मेटल के बारे में। तो देखो, जब नॉन मेटल होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल होती है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। तो ये मैलेबल भी नहीं होते, ये डक्टाइल भी नहीं होते। मैलेबल मतलब इनको पीट कर शीट भी नहीं बनाया जा सकता, खींच के तार भी नहीं बनाया जा सकता। ओके, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं कर पाती है और हीट भी ट्रांसफर नहीं हो पाती है। उसके अलावा ये शाइनी नहीं होते हैं, मतलब लस्ट्रस नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर देखो, सॉफ्ट होते हैं, ऑफ कोर्स सॉफ्ट होंगे, मतलब वाइस वर्सा आप देख सकते हो, जस्ट उल्टा किसका, मेटल का, सारी प्रॉपर्टीज। स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनके होते हैं। इट कैन बी सॉलिड लिक्विड गैस। अगर इसको आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे तो जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस की फॉर्म में मिल सकते हैं। लेकिन मेटल की अगर मैं बात करूं तो वो सॉलिड फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेंगे इन जनरल। एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। लेट्स मूव फर्दर। केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से ही क्वेश्चन बनता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग पार्ट होता है पूरे चैप्टर का। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि नॉन मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा दो और बताओ क्या बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन के साथ में, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल कंसिडर किया जाता है, अगर मैं इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराता हूँ तो यहाँ पे CO2 बन जाएगा, ऑफकोर्स, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पे आपका सीधा सिंपल सी बात है कि नॉन मेटल ऑक्साइड आपको यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। सिंपल। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। नॉन मेटल और वाटर,
तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द चैप्टर जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करता है, क्योंकि दिस इज द कंफ्यूजिंग पॉइंट, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आप नॉन मेटल को अगर सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करवाते हो, तो यहाँ पे मैं सोडियम ब्रोमाइड, एक सॉल्ट होता है सोडियम ब्रोमाइड, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आता है थोड़े से कंफ्यूजिंग, ये सोडियम है ये ब्रोमीन है, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूं, किसी भी नॉन मेटल को ले लेता हूं मैं। यहाँ पे मैंने क्लोरीन को ले लिया, Cl को ले लिया। अब आपको पता है क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जो सोडियम होगा वो क्लोरीन के साथ आ जाएगा और जो ब्रोमीन है वो सेपरेट निकल जाएगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी आपका क्या मिलेगा, आपको सॉल्ट मिलेगा। तो हेयर यू विल गेट द सॉल्ट NaCl प्लस में Br ब्रोमीन, ठीक है। तो दिस इज हाउ द नॉन मेटल रिएक्ट्स विद द अदर थिंग्स लाइक ऑक्सीजन। वाटर के साथ में तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, एंड सॉल्ट के साथ में इट विल कन्वर्ट इनटू अगेन इन सॉल्ट फॉर्म। अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा नॉन मेटल क्लोरीन। किसी भी नॉन मेटल के अगर मैं क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाता हूं तो ऑफकोर्स क्लोराइड ही बनता है। कैसे, देखो रिएक्शन देखो, अगर मैं यहाँ पे एक नॉन मेटल ले लूं फॉस्फोरस और इसका Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा तो फॉस्फोरस क्लोराइड बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है PCl3। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो नॉन मेटल और क्लोरीन जब रिएक्शन करेंगे तो इट विल गिव अस द क्लोराइड ऑफ द नॉन मेटल। लेट्स मूव फर्दर, आगे चल देखते हैं। नॉन मेटल और हाइड्रोजन के साथ में जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ऑफकोर्स हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, मतलब हाइड्रोजन ही उसके साथ में ऐड हो जाएगा, लेकिन किस तरीके की इक्वेशन बनेगी, दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग जो कि हम यहाँ पे रिएक्शन में देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में सल्फर, एक नॉन मेटल होता है, सल्फर प्लस में हाइड्रोजन लेता हूँ, H2 यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, H2S मिलने वाला है, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट मिलने वाला है। दिस इज द प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू गेट विद द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन और सल्फर, दोनों को मिलाया तो हाइड्रोजन बस उसके साथ में ऐड हो जाएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट सेकंड वाला, कि ये नॉन रिएक्टिव होता है विद द वाटर, और जो भी आपको मैंने प्रोडक्ट बताए उनको सीधा स्टेटमेंट आता है कि बताओ इसके साथ रिएक्शन में क्या बनेगा, क्या सॉल्ट बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। लेट्स मूव, अब एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन मतलब मैंने जितने भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस की फॉर्म में होता है, और नॉन मेटल, और जो मेटल होता है वो कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो इनको फॉलो नहीं करते हैं, इनके जो हार्ड एंड फास्ट रूल्स मैंने आपको बताए उनको फॉलो नहीं करते हैं, और दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इन एक्सेप्शन के ऊपर ही क्वेश्चन बन के आता है बेसिकली। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर एक्सेप्शन जो होता है। देखो जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट जो होता है वो एक आपका नॉन मेटल होता है, याद रखना, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, याद रखना है, दिस इज अ नॉन मेटल, ठीक है, दिस इज द नॉन मेटल। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, नॉन मेटल होने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दिस इज द एक्सेप्शन। लेट्स मूव फॉर द लस्ट्रस। देखो एक आयोडीन आपका ऐसा नॉन मेटल होता है, दिस इज ऑल्सो नॉन मेटल, दिस इज ऑल्सो नॉन मेटल, लेकिन ये लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है, तो ये आपको याद रखना है, लस्ट्रस होता है। कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको, जो आयोडीन होता है वो कुछ इस तरीके से लस्ट्रस होता है, लेकिन ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी लस्ट्रस होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करें एक्सेप्शन के अंदर, तो आपको पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम ये सारे के सारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिनको नाइफ से काटा जा सकता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे मेटल्स बताओ विच कैन बी कट बाय द यूजिंग ऑफ द नाइफ, जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं। तो आपको याद रखना सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, NaKli, इसको इस तरीके से याद रखना है। फिजिकल स्टेट में मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी इज अ मेटल जो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। मर्क्यूरी लुक लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आपको मर्क्यूरी दिखाई देती है, मतलब आप चमकीली सी दिखाई देती है, ये मेटल होने के बाद भी लिक्विड फॉर्म में आपको मिलती है रूम टेम्परेचर पे। अब हम बात करते हैं हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर। मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से कैसे रिएक्शन करेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को, कौन कौन से रिएक्शन करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये देखेंगे हम। अब हम यहाँ पे नॉन मेटल और मेटल को रिएक्शन करने से पहले हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा जाता है कि ये बताओ कि नॉन मेटल दे देगा, मेटल दे देगा, या फिर एक कंबाइंड फॉर्म दे देगा जैसे NaCl, बोलेगा कि इसके रिएक्शन की डॉट स्ट्रक्चर समझाओ। तो आपको पता है कि जो मेटल होता है
Na, उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किस तरीके से होती है, तो इसके अंदर टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। क्लियर? और 11 होते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ किस इस तरीके से होगा, पहले ऑर्बिट के अंदर 2, दूसरे में 8 और फाइनल वाले में 1। तो जो लास्ट वाला 1 है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा, किसको देगा, क्लोरीन को। तो क्लोरीन के अंदर किस तरीके से होता है, क्लोरीन के अंदर जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2, 8 एंड 7 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये एक 1 है सोडियम का, वो एक डोनेट कर देगा या फिर उसको दे देगा, किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो इसका जो डॉट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं सोडियम का यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको पता है कि जो सेंटर के अंदर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, दूसरे ऑर्बिट के अंदर आपके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और जो तीसरा ऑर्बिट होता है उसके अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। ओके, ये हो गया आपका सोडियम का। क्लियर? और अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के अंदर क्या होगा, क्लोरीन का अगर मैं यहाँ पे एटम बनाऊं तो यहाँ पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आपका 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद में यहाँ पे आ गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो दे दिया जाएगा किसको, ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो दे दिया जाएगा सोडियम टू क्लोरीन को। तो ये तो हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपसे नेट इक्वेशन पूछे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि एक सोडियम ने यहाँ पे, सोडियम के पास था, यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 एंड 1। सोडियम ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन माइनस किया, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस किया, तो यहाँ पे सोडियम ने, जब कोई भी मेटल जब 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम हो गया Na+। इसको हम इक्वेशन 1 दे सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 में क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन के पास में कितने होते हैं, यहाँ पे 1 2, फाइनल ऑर्बिट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको यहाँ लिखना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, कौन से 1 इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ पे इक्वेशन 1 में दिया है, और 1 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना लेगा, Cl- बना लेगा। क्लियर? तो ये आपका क्लोरीन बन गया, ये माइनस में, और ये आपका सोडियम बन गया प्लस में। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम दोनों को मिला के लिख सकते हैं कि Na ने 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, देन इट विल बिकम NaCl। क्लियर? दिस इज द नेट इक्वेशन विच यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन इफ दे विल आस्क टू राइट द नेट इक्वेशन। अगर वो डॉट स्ट्रक्चर पूछते हैं तो यू हैव टू ड्रॉ, दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर, कि आपने सोडियम का और यहाँ पे क्लोरीन का आपने एटम बनाया, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन उसको भेज के दिखाया, दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज द नेट इक्वेशन। अब जरूरी नहीं है NaCl का पूछे, वो MgCl2 का भी पूछ सकते हैं। MgCl2 के केस में क्या करना है आपको, MgCl2 यहाँ पे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ, डॉट स्ट्रक्चर नहीं, नेट इक्वेशन समझा रहा हूँ। आप डॉट स्ट्रक्चर इजीली बना लोगे। 2 मैग्नीशियम के एटम बनाना, 1 क्लोरीन का, और 2 मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल से क्लोरीन को दे देना, 2 क्लोरीन को दे देना। तो यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, लेकिन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, तो यहाँ पे माइनस होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, देन इट विल बिकम Mg प्लस में 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, आउटर मोस्ट शेल में मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। दिस इज द इक्वेशन 1। और अगर क्लोरीन की बात करूं तो जो यहाँ पे 2 क्लोरीन होंगे, Cl 1 2 3 4 5 6 7, पहला क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, 2 क्लोरीन को ये फुलफिल कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। और ये 2 क्लोरीन मिलके क्या करेंगे, 2 क्लोरीन में कितना ऐड हुआ, आपका 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, देन इट विल बिकम Cl2 माइनस, इस तरीके से Cl2 माइनस 2। और यहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 इट विल बिकम Mg, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, प्लस में यहाँ पे Cl 1 2 3 4 5 6 7, एंड दूसरी क्लोरीन 1 2 3 4
5 6 7. So this electron goes for this chlorine, this electron goes for this chlorine, then it will become MgCl2. तो दिस इज द नेट इक्वेशन. डॉट स्ट्रक्चर आप इजीली बना लोगे. Mg का एक एटम और क्लोरीन के दो एटम, और जो आउटर मोस्ट शेल में दो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे Mg के, उनको जाते हुए आप क्लोरीन के अंदर दिखा सकते हो. दिस इज द इजीएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड मेटल एंड नॉन मेटल. और इस तरीके से NaCl का आपको बनाना है. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. दिस इज द नेट इक्वेशन. ओके, इक्वेशन होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, जो कि मेटल होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. ये आपको याद रखना है. जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. फिर इक्वेशन 1 और 2 को मिला के लिखना है कि यहाँ पे जो आपका Na था वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है. आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो एक क्लोरीन को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री था. लेकिन मैग्नीशियम के केस में दो इलेक्ट्रॉन फ्री थे, तो उसने दो क्लोरीन को डोनेट किया. दैट्स व्हाई इट गोज टू दिस क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन, देन इट विल बिकम मैग्नीशियम क्लोराइड. दैट्स इट. तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज. देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है. रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है कि हम किस तरीके से किसी भी चीज को किसी भी मेटल को बताएंगे कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है. तो यहाँ पे हम एक रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है आपका पोटेशियम, फिर आपका सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर फेरस मतलब आयरन, फिर एसेंटिन, फिर लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड. तो इसको कैसे याद करेंगे. ये मोस्ट रिएक्टिव है ऊपर वाले, ये लीस्ट रिएक्टिव है. इसको कैसे याद करेंगे. तो इसको लर्न करने की एक ट्रिक होती है जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं. तो आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो. कैसे. कालू नाम का माली आलू जरा पीके से पकाता है. पीके से पकाता है. ठीक है. तो इसको लर्न कर लोगे तो देखो कालू नाम का माली, इसको मैं रिलेट करके आपको बताता हूं. कालू मतलब यहाँ पे केक से आया, के मतलब आपका पोटेशियम. कालू नाम का माली आलू जरा फीके से पकाता है. ठीक है, यहां तक तो हो गया, पकाता है तक तो. अब उसके बाद में आपको ये चार लर्न करना है. कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड. तो ये याद रखना, कालू नाम का माली आलू जरा पीके से, मतलब टिन SN होता है ना, सिन यहाँ पे टिन SN, उसके बाद में पकाता है. ठीक है. उसके बाद में कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड. इस तरीके से आपको कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड ये आपको रखना है. दैट्स इट. तो कालू नाम का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ये आपको लेड तक लर्न करवा देगा रिएक्टिविटी सीरीज. तो दिस इज, आप इसको लिख सकते हो नोट्स बना के. और नीचे वाले कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड ये आप लर्न कर सकते हो बार बार बोल के. तो ऊपर से अगर आओगे तो ऊपर से सबसे ज्यादा रिएक्टिव, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आयरन होता है वो और आपका सोडियम होता है, ये इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन और सोडियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ऊपर आता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है. तो जो कालू नाम का माली आलू जरा फीके से पकाता है, तो कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, इस तरीके से आपको याद होगा तो यू कैन इजीली आंसर. लेट्स मूव फर्दर. तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अच्छे से इसको लर्न कर सकते हो. लेट्स मूव फर्दर. अब हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे. एक्सट्रैक्शन मतलब खुदाई करके मेटल को निकालना, किस तरीके से निकालते हैं. तो देखो एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं. जो मेटल होता है ना वो कुछ इस तरीके से इस फॉर्म में मिलता है. किस फॉर्म में मिलता है, ओर की फॉर्म में, मतलब उसके अंदर गंदगी होती है. जब हम निकालते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि खोदा और सीधा सोडियम मिल गया, नहीं. सबसे पहले आप देखोगे जो मेटल हाईली रिएक्टिविटी रखते हैं, जो भी मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको कैसे रिफाइन किया जाता है, और जो मेटल मीडियम रिएक्टिविटी रखते हैं उनको कैसे रिफाइन किया जाता है, और जो बिल्कुल लो रिएक्टिव रखते हैं वो तो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहले हाईली रिएक्टिव कहाँ से पता चलेगा हाईली रिएक्टिव है भाई. तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है उनकी बात, उनसे देख के हम यहाँ पे देखते हैं. तो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके केस में सबसे पहले उनके साथ में इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है. इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से उनके पार्टिकल्स को अलग करना. बस इतना आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है जिसमें, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस को मैं और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ. इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे H2O है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. इस तरीके से सबसे पहले उनको मेल्ट करते हैं और फिर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन वाले को अलग कर लिया जाता है और हमें यहाँ पे प्योर मेटल देखने को मिलता है. क्लियर. तो यहाँ पे हमें प्योर मेटल देखने को मिलता है.
अगर जो भी मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं उनके साथ पंगा होता है क्या, कि वो कार्बोनेटेड और भी मिल सकता है या सल्फाइड और भी मिल सकता है। इसका क्या मतलब है, कार्बोनेटेड और सल्फाइड और, मतलब उसकी जो गंदगी होती है वो कार्बोनेट भी हो सकती है या फिर सल्फाइड भी हो सकती है। अगर कार्बोनेटेड है तो उसका कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन मतलब विदाउट प्रेजेंस ऑफ द एयर उनको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। अगर वो सल्फाइड और है तो उनको प्रेजेंस ऑफ द एयर में गर्म किया जाता है। तो रोस्टिंग मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर। देखो कैल्सिनेशन से आप ऐसे याद रखो कि एयर को कैंसिल कर दिया गया है, एयर की एब्सेंस है। अब एयर की एब्सेंस में और एयर की प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंस मतलब रोस्टिंग, गर्म करके अब हमें जो चीज मिलेगी आगे वो मिलेगी दोनों से ही ऑक्साइड ऑफ मेटल। अब ऑक्साइड ऑफ मेटल को क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। देखो रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को हटाना। हम कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं जिससे जो ऑक्सीजन होता है वो उन केमिकल्स के साथ में चला जाता है और उसके बाद में उनको रिफाइन करके प्योर फॉर्म में हम निकाल लेते हैं। और जो मेटल लो रिएक्टिव वाले होते हैं, जो सोना चांदी हो गया, सोना हो गया बेसिकली, जो गोल्ड होता है वो लो रिएक्टिव में आता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे आते हैं। उनको कैसे साफ किया जाता है, तो वो मैक्सिमम उनकी जो गंदगी होती है वो सल्फेट या सल्फाइड फॉर्म में होती है। ओके, सल्फाइड फॉर्म में होती है। आपको पता है सल्फाइड फॉर्म में जो भी गंदगी होती है उसको रोस्टिंग से ही सही कर रहे थे, पहले भी रोस्टिंग से ही सही कर रहे थे। यहाँ पे सल्फाइड और था, उसको रोस्ट किया। रोस्ट मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर में गर्म करना, और प्रेजेंस ऑफ एयर में गर्म करने के बाद में ये ऑक्साइड देगा या फिर ऑक्साइड नहीं देगा। ऑक्साइड देगा तो उसको क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, ऐसे केमिकल से रिएक्शन करवाएंगे जिससे ऑक्सीजन उनका हट जाए। नहीं तो जो लो रिएक्टिव वाले होते हैं उनमें डायरेक्ट आपको मेटल मिलेगा, उसको रिफाइन करेंगे, केमिकल से उसको साफ करेंगे। रिफाइनिंग बस इतना ही होता है, बस केमिकल से साफ करते हैं, चमकाते हैं और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। तो याद रखना, हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव के लिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं फॉर द हाईली रिएक्टिव। इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आपको समझाया, जैसे H2O है तो इसमें H और O ऑक्सीजन को अलग करने के लिए दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। इस तरीके से एक एनोड और कैथोड प्रिपेयर किया जाता है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। देन आपका जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाला आपके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो चिपक जाता है। तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, मोटा मोटी आपको इतना याद है। क्लियर। अब हम रिफाइनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिफाइनिंग के लिए भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस यूज किया जाता है जो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज किया था। रिफाइनिंग के अंदर क्या किया जाता है कि आपका जो एक बैटरी होती है उसको यूज किया जाता है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे एनोड यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका जो इम्प्योर मेटल निकल के आया है पूरा का पूरा प्रोसेस करके, जो आपने ये प्रोसेस किया और से एक्सट्रैक्ट किया, उस एक्सट्रैक्ट किए हुए को आप यहाँ पे रखोगे एनोड पे। और याद रखना, एनोड मतलब पॉजिटिव साइड, एनोड मतलब पॉजिटिव साइड, कैथोड मतलब आपका नेगेटिव साइड। याद रखना, दिस इज द नेगेटिव साइड। और ये जो प्योर मेटल होता है वो यहाँ पे लगाया जाता है उसी मेटल का जो कि इम्प्योर मेटल, जैसे यहाँ पे गोल्ड है, मान लेते हैं ये गोल्ड है, इम्प्योर गोल्ड है, इसको यहाँ लगा दिया और प्योर गोल्ड को थोड़ा सा यहाँ लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन डाला जाता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होगा, जो भी प्योर मेटल होगा वो इधर जा जाके इससे चिपक जाएगा, जो भी प्योर मेटल होगा वो इधर जा जाके इससे, किससे, कैथोड से, कैथोड से। और जो गंदगी होगी वो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी और जो इस गंदगी को हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। दिस मड इज नोन एज द एनोड मड, क्योंकि ये एनोड के नीचे, एनोड मतलब पॉजिटिव, याद रखना पॉजिटिव टर्मिनल को बोल रहे हैं। क्लियर। इम्प्योर मेटल को किधर रखते हैं, एनोड की तरफ रखते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। अब हम बात करते हैं कोरोजन की। देखो कोरोजन क्या होता है, जब मेटल आपका वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ में आपका ऑक्सीजन, या बोल दो कि मेटल जो होता है वो ऑक्साइड होता है। ठीक है। तो कोरोजन से बचने के लिए हमको क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से हम कोरोजन से बचा सकते हैं, ये आपको यहाँ पे देखना है। पेंट कर सकते हो, प्लास्टिक पेंट कर सकते हो, ऑयल पेंट कर सकते हो, ठीक है, सरफेस को। और दूसरा, हम अलॉय यूज कर सकते हैं। अलॉय क्या होता है कि दो अलग अलग मेटल को मिला देंगे और उसको भी हम अलॉय बोल देंगे, जिससे क्या होगा, वो कोरोजन से बच पाएगा या वेदरिंग से बच पाएगा या एनवायरमेंट से बच पाएगा। तो हम यहाँ पे अलॉय के बारे में देखेंगे। दो मेटल का मिक्स इज नोन एज द अलॉय। मिक्स मेटल भी इसको बोल सकते हो, लेकिन अलॉय बोलते हैं। तो याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अलॉय होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ब्रास। आपसे पूछ लाता है कि जो ब्रास होता है वो किस किस से मिलके बनता है, तो जिंक
प्लस में कॉपर, जिंक प्लस में कॉपर, और जो ब्रॉन्ज होता है ब्रॉन्ज उसमें कंफ्यूजन होती है, तो कॉपर प्लस में है आपका टिन। तो याद रखना टिन और कॉपर, तो दोनों जगह कॉपर तो कॉमन है, लेकिन जिंक और आपका SN मतलब टिन डिफरेंट है। तो कैसे इसको याद रखना है, तो याद रखना जहां पे ब्रॉन्ज में Z आ रहा है तो आपके जो एलिमेंट है उनमें Z नहीं आएगा। इस तरीके से याद करता हूं यार मैं तो, ठीक है। और यहाँ पे ब्रास के अंदर जिंक आएगा, ठीक है, कॉपर जिंक और कॉपर टिन, दैट्स इट। नेक्स्ट, सोल्डर एक आपका अलॉय होता है जो कि आपका Pb मतलब लेड और आपका टिन से मिलकर बनता है। सोल्डर इज अ अलॉय विच इज मेड अप ऑफ lead and the tin, clear। नेक्स्ट होता है amalgam, that's a very very important, very common question to ask। amalgam is nothing but किसी भी अलॉय में अगर मर्क्यूरी डाल दूंगा ना मैं, किसी भी मेटल के साथ मर्क्यूरी को मिक्स कर दिया तो उस अलॉय को हम amalgam बोलते हैं, that's it। ओके, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर बनाना है प्लीज लेट मी नो दिस आल्सो इन कमेंट सेक्शन। अभी आपको ये करना है, बस इसको सब्सक्राइब करना है। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है इसके अंदर, कोई भी, आप इसको दोबारा जाके देख सकते हो, जो भी नीचे PDF दी हुई है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके जितने भी क्वेश्चंस है वो मैंने नीचे लिंक दिया होगा, ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एवरीबॉडी।